हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ 10 डेज में हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे मार्क्स 8-10 नंबर बढ़े। देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ सीरियसली सुन ला, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज समझा, मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, 90% क्वेश्चन सेक्शन 1 के इसी टॉपिक से आते हैं। मैं कुछ चीज़ों को रिसर्च करके बता दूंगा सेक्शन 2 के बारे में कि अगर चीज़ों को, अगर थ्योरम को सीखना है तो सेक्शन 2 को आप सेल्फ स्टडी से भी कहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सेक्शन 1 से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ। अगर सेक्शन 1 से रिलेटेड कोई भी चीज़ें डाउट में हो आप, कि आपको सेक्शन 1 में जीडीडीबी में से अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लास्ट टाइम रिवीजन कहाँ से करें, उन चीज़ों को टॉपिक्स का नाम करके ना लिखो मेरे को। हर बच्चा कहे, हर बच्चा लिखेगा कुछ ना कुछ कि मेरी ये टॉपिक वीक है, तो मैं हर वीडियो में 500 बच्चे के कमेंट को पिक करूंगा, इन टॉपिक्स को ऐड करके आने वाले 10 दिन के अंदर वन शॉट बना के डाल दूंगा। कुछ लोग कह रहे थे सर एटलीस्ट करंट अफेयर की डाल दो, सर एटलीस्ट जीके की डाल दो, सर साइंस की वन शॉट, ये सबको मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। कुछ लोगों को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं एडवांस मैथ का भी बहुत 2-3 दिन के अंदर वन शॉट वीडियो डाल दूंगा। कोशिश करूंगा आज शाम तक ही। मैं आप ए पीरियड स्टडी से जुड़े रहो और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, धड़ाधड़ वीडियोस आएंगी, अब रिलैक्स रहो। जीके की भी वन शॉट डाल दूंगा और रेगुलर बेसिस पे सेक्शन 1 के एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो एक यूट्यूब पे तो मॉक टेस्ट डालूंगा। वो कैप के कह रहे हो एंटोनिम सिनोनिम वो भी डाल दूंगा। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आप डाल दोगे। क्या हम 10 दिन के अंदर पढ़ें? हम 10 दिन के अंदर वही पढ़ेंगे जो हमारा बहुत ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ा है। बात समझ में आ रहे हो? देखो बच्चा, इतने महीने में जो चीज आप नहीं सीख पाए, अब आप ये मत उम्मीद करना कि वो 10 दिन में अंदर हम सीखेंगे, फिर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। 10 दिन की स्ट्रेटजी कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके रिवीजन के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मर वही होता है जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपकी खराब रही तो आप लाख उपाय कर लो, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अब मैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे क्यों इतना फोकस्ड कर रहा हूँ, आपने देखो बहुत ही फेमस कोट है, आपने ब्रूस ली की यूट्यूब पर भी बहुत बार सुनी होगी, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, ठीक है, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक्स 10,000 टाइम्स। इसका मतलब पता है क्या होता है कि मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरता ना जो एक बार उसने 10,000 टाइप के किक्स पे प्रैक्टिस किया हो। 10,000 बार अलग अलग टाइप की किक्स पे अगर जिसने प्रैक्टिस की हो, उससे ब्रूस ली को डर नहीं लगता था, क्योंकि उसकी किसी भी किक्स पे क्या है, प्रोफिशिएंसी नहीं है, किसी भी किक्स पे उसकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। लेकिन वो इंसान से डरता था ब्रूस ली जिसको सिर्फ एक ही किक्स पे 10 बार उसने प्रैक्टिस की हो, क्योंकि एक ही चीज़ पे उसकी इतनी अच्छी कमांड है ना कि वो एक शॉट में किसी को भी मार सकता है। तो आपने सिलेबस को 100% पढ़ लिया, उससे बेटर है कि 70% को दबा के रिवीजन कर लो, क्योंकि 100% पढ़ के जाने वाले का एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलता उसी का है जिसने 70 to 80% सिलेबस को 10 बार रिवीजन कर रखा है। तो 100% पढ़ के जाना बेवकूफ़ी है। अगर आपने 70 to 80% को 10 बार रिवीजन कर रखा है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के क्या समझ में आया? रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है बच्चा। चलो अब हम कुछ चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि अगर मान लो सेक्शन 1 अगर आपकी इस बार खराब है, या फिर कोई 1-2 टॉपिक है, आप मॉक टेस्ट भी खोज रहे हो, तो आप हमारे रक्षक 2.0 से कर सकते हो सेक्शन 1 के लिए। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मॉक टेस्ट खोज लो, आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो A to Z स्टडी ऐप पे लगा के जाना, क्योंकि हमारा जो मॉक टेस्ट होगा जीडी का भी है, डीबी का भी है, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड है और आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत ही मॉक टेस्ट से होने वाली है, ठीक है। देखो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई बच्चा इस बैच में होगा तो उसको मॉक टेस्ट मिली होंगी। तो आपकी दिन की शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले सुबह की एक मॉक टेस्ट, हम ऐप में 10 मॉक टेस्ट ही देते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, दिन को शेड्यूल करना है मॉक टेस्ट के जैसे, मॉक टेस्ट के थ्रू। आप जितने बजे भी जगते हो, जब भी पढ़ते हो, दिन की शुरुआत मॉक टेस्ट से होनी चाहिए। और मैक्सिमम बच्चों की गलती पता है क्या है? वो दिन की शुरुआत नहीं, दिन का अंत मॉक टेस्ट से करते हैं। मॉक टेस्ट लगा के रिव्यू करे तो करे, वरना फिर सो जाते हैं। वो एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान है। एक बात बताओ मेरे को, अगर दिन में कुछ सीखना है, ध्यान से सुनना आप मेरी बातों को, अगर एक कोई चीज़ है, अगर दिन में सीखना है आपको, तो आप अपनी क्षमताओं को पहले समझोगे, कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मैं सीख सकता हूँ, वो चीज़ तय करोगे। तो ये तुम क्षमता ही रात में चेक करते हो, सो जाते हो चेक करके, क्या सीन है भाई? तो ये क्षमता दिन में चेक करो कि आपकी औकात आज तक कहाँ पहुँची है। मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी जो भी टाइम है, कम से कम 1 आवर एक्स्ट्रा देना है इसको एनालाइज करने पे अच्छे से। अगर कम टाइम में भी हो जाए अच्छे से तो बेटर है, अगर नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट 1 आवर देना इसमें। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, एक
हमारी पहले से कोई चीज़ स्टडी की हुई हो, सेकंड वो जो हमने उसको स्टडी नहीं किया हो, ठीक है, और थर्ड क्या, अब देखो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थर्ड क्या, ध्यान से सुनना। स्टडी मान लो कोई चीज़ कर रखा है आपने, इसमें दो चीज़ें होंगी, आपने स्टडी किया है वो सही हो गई, आपने स्टडी किया है गलत हो गई। थर्ड क्या, आपने स्टडी नहीं किया है फिर भी सही हो गई, आपने स्टडी नहीं किया है फिर भी वो गलत हो रहा है। थर्ड क्या, थर्ड वो ना जो आपने बहुत बार रिवीजन कर रखा है, मैंने स्टडी को नहीं बोला, बहुत बार रिवीजन कर रखा है उसके बावजूद वो सही हो गया। मैक्सिमम चांसेस होने चाहिए कि 90% रिवीजन वाली चीज़ें सही होनी चाहिए, और बहुत बार रिवीजन के बाद भी आपकी वो चीज़ गलत हो रही है। तीन टाइप के चीज सवाल आपके एग्जाम में होंगे, या तो आपने एक बार दो बार सिर्फ पढ़ा है, या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा, और या फिर आपने बहुत बार पढ़ा है। मॉक टेस्ट के अंदर ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ बहुत काम आने वाला है। जो आपने बहुत बार पढ़ा है, रिवीजन कर रखा है दबा के, फिर वो सही हो रहा है, ठीक है, उसको मॉक टेस्ट के अंदर देखो एंड भूल जाओ, सीरियसली मत लो उस चीज़ को। लेकिन वो बहुत बार रिवीजन की वजह से भी तुम्हारा गलत हो रहा है, भाई सीरियसली ले लो। हमारे आज के लिस्ट में ना उसको टॉप प्रायोरिटी दो। इस टॉपिक को हमारा आज गलत हो गया, उसको हमको आज पढ़ना है दिन में सोने से पहले, ठीक है, तो ये हमारा मिटा दिया। और जो चीज़ हमने आज पढ़ा है या फिर कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसके बावजूद वो सही हो गया, अब वो चीज़ सही हो गया ना, तो उसमें भी फिर थोड़ा सा एनालाइज करो। मॉक टेस्ट एनालाइज करने का तरीका यही है, हमने एक दो बार ही पढ़ा है लेकिन हमने सही कर दिया, तो डोंट बी कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं मत हो जाए, हमने तो पढ़ा था सही हो गया, कोई गारंटी नहीं कि वो सवाल आप एग्जाम में सही कर दो। 99% चांसेस है कि आप गलत भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो चीज़ पहले पढ़ा है अभी आपके माइंड में आ गया, या फिर आपने तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो भाई वो चीज़ आप देखो, क्या उसने आपने सही किया, क्या आप 100% श्योर हो थे, क्या उसके आंसर के लिए कॉन्फिडेंट थे? अगर आप 100% कॉन्फिडेंट थे तो भी ठीक है, अगर आप 90% भी कॉन्फिडेंट थे, 10% डाउट में आपने आंसर किया है, अब फटाक से उसको टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करो कि ये चीज़ मेरे को पढ़ना है, बिकॉज हमने पढ़ते हुए भी सही तो किया लेकिन डाउट में थे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो चीज़ हमने सीखा है एग्जाम में भी वो चीज़ सही कर दे, हमारे हाथ से जा सकता है। जो हमारा नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि जो हमारा होकर भी खोने की अवस्था में है उसको हम अपना बनाएं। तो अभी इसको लिस्ट में ऐड करो कि इसको हम रिवाइज करेंगे, क्या पता नहीं रिवाइज किए, रिवीजन नहीं किए तो फिर कल के हम भूल सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? अब थर्ड नंबर पे वो चीज़ होना चाहिए जो हमने पढ़ते हुए भी गलती की है, लग रहा था कि सही है उसके बावजूद भी हमारा गलती है। प्रायोरिटी ऐसे देना है, सबसे पहले प्राथमिकता देनी है कि रिवीजन के बाद भी गलत किया। दूसरा, हमने एक दो बार पढ़ा उसके बाद क्या हुआ, सही कर लिया बट डाउट में थे। तीसरा, पढ़ने के बाद भी हमसे गलती हुआ। अगर ये लिस्ट आज के लिए सफिशियंट है, लग रहा है कि ये बहुत ओवर हो रहा है आपके लिए, आप शाम तक कर नहीं पाओगे, तो इसको आज के लिए इतना ही पढ़ाई छोड़ दो। लग रहा है कि तुम इसको अगले 2-3 घंटे में कर सकते हो, उन टॉपिक्स को उठाओ जो आपने बिना पढ़े सही कर दिया। बिना पढ़े सही कर दिया इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कुछ रिलेट किए होगे आप। टाइम बच रहा है तब इसको ऐड करो, 4th 5 6 जितने नंबर पे करना है, ठीक है। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो इनको रहने दो। मेनली आप इन चीज़ों पे रिवीजन करो, क्योंकि तुम नया चीज़ सीखने के चक्कर में वो चीज़ जरूर भूल जाओगे जो तुमने सीखा नहीं है। ओके, अब ये चीज़ मॉक टेस्ट एनालाइज करने का, तो दिन का शुरुआत कहाँ से होगा बच्चा? मॉक टेस्ट से होगा। ओके, अब देखो ये चीज़ हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है हमारी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, हम डीबी के लिए हैं, किसी भी जोन में है, अगर हम 50 से 55 तक जा रहे हैं बहुत अच्छी है। अगर 43 45 पे हो कहीं पे भी तो फिर खराब मार्क्स है। 50 प्लस जाओ, 55 प्लस आ रहा है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप जीडी से हो, इस बार अगर 80 प्लस से 90 के आसपास हो, तो मैं तो एक अच्छा सा स्कोर यही मानता हूँ, जेन्युइन स्कोर तो यही मानता हूँ, तो एक अच्छा सा स्कोर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है किन किन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा मैथ में सेक्शन 1 के। अगर आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, मेंसुरेशन के फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट टाइम में 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है 2 से 3 सवाल बने। टाइम एंड वर्क कर लेना, कम से कम 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी 2 सवाल बनते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको भी 2 बार रिवीजन कर लेना, यहाँ से 2 से 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। तो मैं जो बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं और बहुत ज़्यादा जो भूलते हैं बच्चे, वो चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मत सोचना कि बाकी की चीज़ें खराब है उनको नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं मैं कहता हूँ। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
एंड एक चीज ना प्रॉफिट एंड लॉस। इन सब चीजों को मैथ में तुम जितना ज्यादा बार रिवीजन कर सकते हो कर लेना, बाकी सभी चीजों को करना है, इन सबको बहुत बार कर लेना, ठीक है। अगर एडवांस मैथ में आपने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिगो को कर लेना, 2 सवाल यहां से भी बनेंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर बात ही अलग है। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूला को देख लेना एटलीस्ट, अगर मान लो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सारे फॉर्मूला को कर लेना। मैथ में हालांकि 15 से 20 चैप्टर टॉपिक है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो 19 चैप्टर हैं, तो मैंने उसमें से 5-6 चैप्टर बताए जहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हो कहां से करें, तो आप हमारी टॉप 500 सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है वहां से कर लो। हालांकि मैं जो जीडी की जो सेक्शन 2 की पीडीएफ है भाई फिजिक्स मैथ की, तो उसमें तो कम क्वेश्चन है, फिजिक्स के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ के 85 क्वेश्चन है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले हैं इनको 2 बार कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे पेड पीडीएफ है, आप बाय कर सकते हो, पेड बैचेस में होंगे तो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको लगे हाथ इंग्लिश वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, तो इंग्लिश की पीडीएफ करके जाओ। सेक्शन 1 के मैथ या साइंस करनी है तो हमारी ये पीडीएफ करके जाओ। रीजनिंग में कोई चीज दिक्कत है तो ये पीडीएफ करके जाओ। जीके में दिक्कत है तो ये पीडीएफ करके जाओ। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर सकते हो। व्हाट्सअप करके करोगे फायदे में रहोगे। मैंने मैथ में आपको बता दिया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है बहुत अच्छे से, आपको टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से करना है, आपको अलजेब्रा के एटलीस्ट फार्मूला को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मेंसुरेशन को कंप्लीट तरीके से देखना है, ट्राइगोनोमेट्री के एटलीस्ट फार्मूला को देख लेना है, एंगल्स की वैल्यूज को एटलीस्ट याद रख के जाना है। तो इन 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है जो बच्चा बहुत ज्यादा भूलता है, तो देखो डाइस को आप करके ही जाना, क्योंकि डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो कोस्ट गार्ड हर बार पूछता ही पूछता है, नो डाउट। अब देखो कभी कभार ब्लड रिलेशन से पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो इसका मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। डायरेक्शन को कर लेना क्योंकि ये, और कोडिंग डिकोडिंग को कर लेना। इतने चैप्टर, और क्लॉक एंड कैलेंडर मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है। इतने चैप्टर्स को आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ये चीज एटलीस्ट करके जाओ। सेक्शन 1 में इंग्लिश में हम किन किन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर मेरे से इंग्लिश में चैप्टर्स के बारे में पूछोगे तो मैं हमेशा से कहूंगा कि प्रीपोजिशंस पे आप थोड़े से, हमने इसके अंदर डाले भी होंगे, फिलर्स के अंदर हमने डाले प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को, फिक्स प्रीपोजिशन को एक बार आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। वॉइस नरेशन की कोई गारंटी नहीं रहती है, पूछते भी है नहीं पूछते हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ के जाना। अगर मैं पूछूं ग्रामर में से कहां से ज्यादा पूछते हैं, तो कोस्ट गार्ड का फेवरेट टॉपिक है टेंस, वर्ब, कंजक्शन। फेवरेट टॉपिक है मैंने बोला आर्टिकल, ठीक है, नाउन। ये 5 टॉपिक कोस्ट गार्ड का फेवरेट है। एयरफोर्स का तो फेवरेट कंजक्शन है, सिर्फ कंजक्शन है, फेवरेट में कह लूं तो प्रीपोजिशन है। बट कॉमन रीडर के अंदर जो फेवरेट है कोस्ट गार्ड का, फिर इन द ब्लैंक्स के लिए जो फेवरेट है प्रीपोजिशन, टेंस, वर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन। ये 6 चैप्टर कोस्ट गार्ड का फेवरेट है जहां से वो सवाल को पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना है। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ, सुनो। अब साइंस में तो सब इंपॉर्टेंट ही है। अब कहाँ गया मैं, ब्लैंक पेज पे आपको कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। देखो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैंने टॉपिक बता दी, स्ट्रेटेजी पे आ जाओ। मैं मान के चलता हूं कि तुम 8 आवर्स रेगुलर पढ़ते हो, तो आपको क्या करना है, 8 आवर्स में 5 आवर्स आपको रिवीजन करना है। इसमें से आपको बाकी के 3 आवर्स न्यू चीजें अगर करने लायक हो तो कर लो, नहीं तो हो सके तो अगर आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट है तो 8 आवर्स, अगर आपकी सिलेबस 50% कंप्लीट है ना तो ये चीज करना, 5 आवर्स रिवीजन, 3 आवर्स न्यू चीजों पे। अगर आपकी सिलेबस पूरा 90% 70% कंप्लीट है तो 8 आवर्स में क्या करना आपको, 6 आवर्स रिवीजन एंड 2 आवर्स न्यू चीजें। हाँ, न्यू चीजों को भी साथ साथ में थोड़ा बहुत लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत तो सीखते रहेंगे ना, और लेकिन बशर्ते कि 6 घंटा रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई, और इसके अलावा मॉक टेस्ट पे टाइम देना होगा। इससे 8 आवर्स तो पढ़ाई देना होगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट 10 डेज दोगे आप, तो कुल मिला के 9-10 घंटे आपके देने होंगे आपको पढ़ाई पे। 10 डेज में खिलवाड़ नहीं हो सकता। खिलवाड़ का मतलब कि गए। इस तरीके से करना है बच्चा, सुनो। अगर आप वो कैप पढ़ रहे हो, ठीक है, सिनोनिम पढ़ रहे हो, एंटोनिम पढ़ रहे हो, वन वर्ड पढ़ रहे हो, इडियम पढ़ रहे हो, अब तो आपने काफी चीजों को पढ़ ली होंगी। तो आपने देखो हर 3 डेज आपने जो चीज पढ़ा, 4th डेज कंप्लीट उसका, वोकैब के लिए मैं कह रहा हूँ, 4th डे कंप्लीट उसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे नया पढ़ने से पहले।
क्योंकि चीजें अब ज्यादा होंगी आपके पास। हो सकता है कि 3 दिन में आप 400-300 वोकैब को एक साथ पढ़ लोगे। 3 दिन में 100 करके, रेगुलर तो 100 पढ़ोगे ना, अब इससे कम क्या ही पढ़ोगे। क्योंकि पहले मैं सिखाता था कि रेगुलर तुम 20 वन वर्ड करो, 20 ईडीएम करो, 10 सिनोनिम एंटोनिम करो, तो 50 तो मैं पहले कहता था। अब रिवीजन के टाइम पे तो 100 एटलीस्ट 1 डेज में रिवाइज करोगे आप। तो 3 दिन में आपने जितना रिवाइज किया है, अगले 4th डे आप पूरा रिवाइजन कर लोगे। फिर अगले 3 दिन आपने जितना रिवीजन किया, अगले 4th डे आप पूरा रिवीजन कर लोगे। फिर अगले 3 दिन आपने जितना रिवीजन किया है, अगर टाइम बचता है तो 3 दिन वो रिवीजन पे दो ना, और टाइम बचता है तो 4th डे आप वोकैब को रिवाइज कर लोगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो इस सीरीज को ही फॉलो करते रहना वोकैब के लिए। क्योंकि वोकैब ये मत सोचना ना कि हर 10 दिन में ना हम 2 बार खाली पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। वोकैब के लिए आप कंटिन्यू लगे रहना, छोड़ना नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्स, ईडियम्स, वन वर्ड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें रिवीजन नहीं करोगे तो फंसोगे, ठीक है। ग्रामर प्रैक्टिस का वो तो मैं नहीं कह सकता कि ये करो वो करो, हाँ एटलीस्ट जो जो टॉपिक्स बताया उनको 2 बार रिवीजन कर लो, या फिर अपने नोट्स को अपने हिसाब से आप रिवीजन करो। मैथ्स में कैसे रिवीजन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो भूल रहे हो ना परसेंटेज के या फिर प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को, आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। उनके सारे थ्योरम को पढ़ो एक एक बार। अब ना थ्योरम को पढ़ो, अब पढ़ने का टाइम आ गया। मैं अब नहीं कहता हूँ कि सारे सवाल को बनाओ उसके अंदर, नहीं, सारे थ्योरम्स को एक बार आप 15 मिनट देके सारे थ्योरम्स को पढ़ लो, पूरा प्रॉफिट लॉस का। पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस के एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम है, उसके सारे थ्योरम्स को आप हाफ आवर्स के अंदर, 1 आवर्स के अंदर पढ़ लो। नेक्स्ट 30 to 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है। अदरवाइज आप नोट्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करने में लग जाओगे, आप आज भी वही गलती करोगे जो आपने 10 दिन पहले किया था। बोर हो जाओगे, उसी को करने में थक जाएगा माइंड, नया सवाल नहीं बना पाओगे। नए सवाल की तरफ भी तो जाना होगा ना अपने को। सेम कॉन्सेप्ट को पढ़ के अलग अलग टाइप्स को करना होगा। सेम चीज रीजनिंग में करोगे। रीजनिंग में क्या ही है, बस ऑनलाइन यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस करो। मेरे सिर्फ मॉक टेस्ट को भी लगा रहे हो तो रीजनिंग हो जाएगा। अब तुम्हारा सेक्शन 2 जो होगा उसके भी मैथ्स फिजिक्स के भी साथ वही करोगे। थ्योरम को पढ़ोगे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो लास्ट 10 डेज में कुल मिला के आपको जो मैक्सिमम चीजें करनी है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। अपना 70% टाइम देना है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे, 30% टाइम देना है न्यू चीजों पे। अब इन सब चीजों से जो थोड़ा सा मुंह फेरेगा कि हैं हम प्रैक्टिस करेंगे, हम तो अच्छा से सीखे, तो वो इंसान मार खा जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों को मैंने बता दिया। अगर आप हमारे पेड बैच में होंगे तो अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, सेक्शन 1 की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और सारे पीडीएफ आपको अंदर मिल जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट A to Z स्टडी आप लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी सिर्फ अगर पीडीएफ किसी को लेना है, सारे पीडीएफ तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787। एंड मैंने स्ट्रेटजी के दौरान जो जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो जो टॉपिक्स बताएं, उनको एटलीस्ट 2-2 बार रिवीजन करके ही जाना। क्योंकि 10 डेज आपका ये तय करेगा कि कौन सबसे ज्यादा रिवीजन करता है, ये नहीं तय करेगा कि कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है। जो सबसे ज्यादा रिवीजन करेगा सिलेक्शन होने की चांसेस उसकी उतनी हाई हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना और गाइस A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलते रहेंगी।